everyone. So you have gone through the process of spermatogenesis. So the two topic that we are supposed to talk about today is oogenesis and menstrual cycle. These two are the bare minimum, the least that we are supposed to cover up today. सबसे पहले, before we start discussing or talking anything in detail, आप ये चीज़ अच्छे से समझ लें और जान लें कि oogenesis और spermatogenesis और oogenesis में ना significant difference है मैकेनिज्म का, प्रोसेस का. अगर आप पढ़ के आए हो तो थोड़ा थोड़ा आपने अंडरस्टैंड किया होगा. मैंने बोला था पढ़ लीजिएगा एक बार आने से पहले. तो इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दैट you must have felt the difference. Did you? स्पर्मेटोजेनेसिस के तो 4 फेजेस थे. oogenesis में कितने फेज हैं? कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज. ध्यान से पहले सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद हम लोग उसको थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे. ये बात डिस्कशन हमने किया था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. उस टाइम पे भी मैंने ये बात मेंशन किया था आपको कि फीमेल्स में प्रोसेस ऑफ oogenesis ना एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में ही शुरू हो जाता है. एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज मतलब जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रहा है. एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट बोलेंगे. एम्ब्रियो इज द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म जो मैमल्स के वूम्ब में या यूट्रस में डेवलप होता है. तो ह्यूमन ऑल्सो मैमल्स, वी आर ऑल्सो मैमल्स. तो जब हमारा डेवलपमेंट हमारे मदर्स के वूम्ब में हो रहा था टिल द टाइम कि हम फीटस बन के डेवलप हो गए और मां के कोख से बाहर निकाले जा पाए, दैट होल फेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. क्या? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियो एक्चुअली वुड बी द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म. देखो बहुत सारे टर्म्स आएंगे. फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे हम लोग तो वी विल बी लर्निंग लॉट ऑफ टर्म. जैसे कि सबसे पहले तो आपने पढ़ा है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा. प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा. जाइगोट एक सिंगल सेल होता है. जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड करके मॉर्यूला बनेगा जिसमें 8 से 16 सेल्स होते हैं. मॉर्यूला और डेवलप होकर के बनेगा ब्लास्टोसिस्ट. वो और डेवलप करके बनेगा गैस्ट्रोला. वो और डेवलप करके बनेगा एम्ब्रियो. वो और डेवलप करेगा. एम्ब्रियो को तो बहुत लंबा टाइम लगेगा डेवलप होने में. एम्ब्रियो एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजिकल एम्ब्रियो एक प्रॉपर बल्क ऑफ टिश्यू बन जाएगा. देन वी विल बी गिविंग इट टर्म द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो पूरा का पूरा जब डेवलप हो जाएगा और जब हम देखेंगे यूटेरस के अंदर यूएसजी में, यूएसजी होता है अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको आप आम भाषा में अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं. जब एक बच्चा मां के कोख में डेवलप हो रहा होगा तो डॉक्टर विल कीप ऑन एसेसिंग इन फ्यू मंथ्स. कुछ महीने के बाद एक और अल्ट्रासाउंड होगा बच्चे की पोजीशन, बच्चे का डेवलपमेंट एनालाइज करने के लिए. फिर 3 महीने के बाद एक और अल्ट्रासाउंड होगा. फिर लास्ट में तो 2-3 अल्ट्रासाउंड होंगे कुछ कुछ दिनों पर. तो ये पता चलेगा कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रहा है चाइल्ड का वो ढंग से हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बच्चे की पोजीशन तो गड़बड़ नहीं हो गई, बच्चे को कोई बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड में ही रैप तो नहीं हो गया. तो ये सारी चीजें जब एसेस की जाएंगी तो ये चल रहा होगा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट चाइल्ड का. जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा देन दिस स्ट्रक्चर विल बी गिवन अ टर्म कॉल्ड फीटस. फीटस इज द कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रियो. अब ये ह्यूमन शेप, ह्यूमन अपीयरेंस ले चुका है. एम्ब्रियो देख के ये पता नहीं चल पाएगा कि ये जो एम्ब्रियो है ये ह्यूमन का एम्ब्रियो है या किसी और मैमल का एम्ब्रियो है. बहुत सारे मैमल्स के एम्ब्रियो ना सिमिलर अपीयर होंगे काफी लॉन्ग स्पैन तक भी. एवोल्यूशन में ये बात आप सीखेंगे अच्छे से. तो खैर हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वापस आते हैं उस पे. मैंने बोला कि फीमेल चाइल्ड में oogenesis नाम का प्रोसेस ये शुरू हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में ही. जब ऑर्गन बन रहे होंगे, एक बच्चा मां की कोख में डेवलप हो रहा है तो उसका किडनी बन रहा है, लिवर बन रहा है, हार्ट बन जाएगा, लंग्स बन जाएगा, ब्रेन बनेगा, बोन्स बनेंगे और धीरे धीरे करके पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स और सारा स्ट्रक्चर डेवलप होगा. इसी दौरान अगर ये चाइल्ड फीमेल चाइल्ड है जो मां की कोख में है, अभी दुनिया में अभी बाहर आई भी नहीं है बच्ची, तो उसके गोनाड्स भी बनेंगे.
जब ये गोनाड बनेगा मतलब ओवरी बनेगा, तो इस ओवरी के अंदर मियोसिस बिगिन हो चुका होता है, खत्म नहीं होता है, सिर्फ बिगिन होकर के पॉज हो जाता है। उसके बाद जब ये बच्ची बाहर आती है मां के कोख से, यूटेरस से, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन होगा, चाइल्ड विल बी गिवन बर्थ। उसके बाद बर्थ से लेकर के 10 से 12 साल की उम्र तक, जिसको आप प्री पुबर्टी एज बोलते हैं, मिनार्क से पहले, तो ये जो 10 से 12 साल का वक्त होगा, इस स्पैन में ये ओवरीज के अंदर ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, oocytes हैं, ये डेवलपमेंट करते चले जाएंगे और मैच्योरिटी अचीव करेंगे। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो फिर एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। और ये कब होगा? पुबर्टी अक्वायर होने के बाद। वो कब होगा? 10 से 12 साल की उम्र होते होते। ये जस्ट हमने एक प्रीटेक्स्ट डिस्कस किया, हमने बात की कि हाउ डज इट एक्चुअली हैपेंस, कि फीमेल में ये जो पूरा प्रोसेस है डेवलपमेंट का, दैट विल बिगिन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज इटसेल्फ। फिर बच्चे के पैदा होने से लेकर के पुबर्टी तक भी सर्टेन डेवलपमेंट चलता रहेगा, बट उसमें कोई नया oocyte ऐड नहीं होगा। जैसे हमारा स्पर्मेटोगोनिया था ना, क्या था स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होते होते क्या बन जाता था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड में फिर डिफरेंशिएशन होकर के स्पर्मेटोजोआ, राइट? सिमिलर स्टेप्स होंगे क्योंकि फीमेल्स में भी उसी तरह से मियोसिस होगा, तो फीमेल्स में भी मियोसिस का मैकेनिज्म क्वाइट सिमिलर होगा। तो जरा ध्यान से हम लोग उसको समझना शुरू करते हैं। तो फॉर दैट आई वुड लाइक यू कि हम लोग शीट के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे पहले, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन दैट डायग्रामेटिकली ऑन द बोर्ड, और उसके बाद फिर से हम लोग एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम मेंशन्ड है उसको एनालाइज करेंगे। एनसीईआरटी बुक में आपको ये गैमेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों साइमल्टेनियसली समझाया गया है। मिला आपको ये डायग्राम? हाँ, तो पेज नंबर 33 पे मिलेगा ये आपको। पेज नंबर 33 पे जो डायग्राम है, कल हमने बात की थी ना स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, एक सिंगल स्पर्मेटोजेनेसिस से किस तरह से 4 फंक्शनल स्पर्म बनते हैं। बट oogenesis में वी विल लर्न बच्चों कि एक्चुअली एक फंक्शनल फीमेल सेल से एक ही फंक्शनल फीमेल गैमेट बन पाता है, बाकी नहीं बन पाते, डेवलप होकर के मैच्योर और वो डिजेनरेट हो जाते हैं। वी विल लर्न अबाउट दैट। तो शीट पे आएंगे। मैंने क्या बोला आप ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। अभी लास्ट में मैंने क्या बोला, प्लीज फोकस अपॉन दैट वंस मोर। आई सेड के इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन मेल, देखो ह्यूमन मेल में क्या होगा कि मियोसिस ना प्रॉपर तौर पे होगा। मियोसिस जब अच्छे से होता है तो मियोसिस अच्छे से होने का मतलब ये हुआ, मियोसिस प्रॉपरली होने का मतलब ये हुआ कि एक सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। ध्यान से एक बार समझो इस बात को कि नॉर्मली एक डिप्लॉइड सेल से मियोसिस 1 होगा तो पहले तो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, ठीक है, दिस इज मियोसिस 1। और मियोसिस सेकेंड में क्या होगा कि इस हैप्लॉइड सेल से फर्दर 2 हैप्लॉइड और इससे भी 2, तो टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ये नॉर्मल मियोसिस में होता है, ये कहानी मियोसिस सेकेंड की है। तो नॉर्मली क्या होगा मियोसिस में कि एक डिप्लॉइड सेल से अल्टीमेटली 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। तो ये हो रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस में, जहां पे अल्टीमेटली हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ बन रहा था ना। बट oogenesis में क्या होता है पहले मैं रफली बता दूं आपको, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। oogenesis में कहानी होगी कि एक डिप्लॉइड oocyte से एक फंक्शनल हैप्लॉइड सेल बनेगा और एक डीजेनरेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। हैप्लॉइड ये भी ऑफ कोर्स, डीजेनरेटेड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर मतलब होता है दूर का, डिस्टेंट का, बॉडी मतलब स्ट्रक्चर, तो इसका नाम दे दिया गया फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी फर्स्ट, जो नॉन फंक्शनल है। तो अल्टीमेटली ये डिप्लॉइड से एक हैप्लॉइड, फंक्शनल हैप्लॉइड और एक नॉन फंक्शनल मतलब पोलर बॉडी बन गया। अब जब मियोसिस सेकेंड होगा तो यहां पे क्या होगा मियोसिस सेकेंड में भी कि यहां से भी होना क्या चाहिए था, यहां से 2 हैप्लॉइड बनते फंक्शनल, बट एक फंक्शनल हैप्लॉइड बनेगा, एक और पोलर बॉडी ही बन जाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी इसको बोलेंगे। तो अल्टीमेटली ये तो डिवाइड ही नहीं करेगा, बट
समझने के लिए कि मियोसिस सेकंड होगा तो इससे अगर डिवीजन होता भी है तो इससे भी नॉन फंक्शनली दो स्ट्रक्चर और बनेंगे, क्योंकि वो खुद नॉन फंक्शनल, तो डिवीजन होगा तो फंक्शनल स्ट्रक्चर थोड़ी बना देगा, तो इससे भी दो नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर ही बन जाएंगे। बट इस फंक्शनल हैप्लॉइड सेल से डिवाइड होने पर एक फंक्शनल हैप्लॉइड सेल बना और अनदर नॉन फंक्शनल सेकेंड पोलर बॉडी बन गया। दिस इज गिवन अ टर्म कॉल्ड सेकेंड पोलर बॉडी। पोलर बॉडी वर्ड आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, इसका सिंपल सा मतलब हुआ नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये सेकेंड पोलर बॉडी बना मियोसिस 2 पे। दिस वाज मियोसिस 1 एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड मियोसिस सेकेंड। तो अल्टीमेटली कहानी क्या निकल करके सामने आई, हम लोगों ने ये सीखा, ये समझा यहां पे फिलहाल कि मेल के केस में एक डिप्लॉइड से 4 फंक्शनल गैमेट्स बनते हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट बनता है, स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होता है और वो जब पूरा मियोसिस कंप्लीट करता है तो 4 फंक्शनल स्पर्म बनते हैं, मतलब मेल गैमेट बनता है। फीमेल में मामला क्या होता है, फीमेल में होता है कि ये जो एक डिप्लॉइड सेल था इसके डिवीजन होने से सिर्फ एक फंक्शनल गैमेट बना, ये सब नॉन फंक्शनल बन जाते हैं। यही कारण होता है कि फीमेल में सिर्फ एक ओवम आता है एक साइकिल में, जबकि मेल के स्पर्म्स का नंबर होता है मिलियंस में। ठीक है, तो नंबर ऑफ गैमेट इन फीमेल इज वेरी लिमिटेड बिकॉज द फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब प्लांट रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो आप सेम बात पढ़ेंगे वहां पे भी। नेचर ने अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग प्लांट्स में, यहां तक कि सर्टेन फीचर्स माइक्रोब्स में, छोटे ऑर्गेनिज्म, बड़े ऑर्गेनिज्म में जब हम एनालिसिस करेंगे ना तो विल फाइंड लॉट्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। तो खैर अभी लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज विद दोस एस्पेक्ट्स। तो ये जो बात है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फंक्शनल सेल, हैप्लॉइड सेल और एक नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी बन जाता है। नॉन फंक्शनल वर्ड एनसीईआरटी में नहीं आएगा, ये बात समझ लीजिए, बट ये डिजेनरेटेड स्ट्रक्चर है। तो अगर इसका डिवीजन भी हुआ तो इससे 2 और पोलर बॉडी बन जाएंगे, तो अल्टीमेटली 3 पोलर बॉडी, 4 सेल बन रहा है बट जिसमें से 3 नॉन फंक्शनल, 1 फंक्शनल बच रहा है इस केस में। यहां चारों फंक्शनल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी कि यहां पे ऐसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ना कई हजार हैं जिनमें एक साथ हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां फीमेल के केस में किसी एक सिंगल फॉलिकल का मैच्योरिटी हो रहा है एक बार में, मतलब एक महीने में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई एक फॉलिकल ही मैच्योर हो रहा है। अगर 10-15 हो रहे होते तो फिर उतना सारा, भले एक डिप्लॉइड सेल से एक ही हैप्लॉइड गैमेट बनता, मतलब अगर बहुत सारा डिप्लॉइड सेल एक साथ oogenesis करता तो बहुत सारा हैप्लॉइड ही सही गैमेट्स का नंबर बढ़ जाता ना। बात समझ रहे हैं आप? ध्यान से सुनिए प्लीज, तो शायद अच्छे से समझ में बात आ जाए। मैंने बोला कि टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल वॉल्स में जहां स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, उन स्पर्मेटोगोनिया में एक साथ सेवरल, बल्कि लैक्स में, थाउजेंड्स क्यों, सेवरल थाउजेंड्स तो लैक्स में भी चला जाएगा, उतने सारे स्पर्मेटोगोनिया एक साथ मियोसिस करते हैं। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इससे भी 4, 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 इससे भी 4 स्पर्मेटोजोआ बना। तो स्पर्मेटोजोआ का नंबर हो जाता है अबंडेंटली ह्यूज, मिलियंस में। यहां पे मामला यूं है कि जितने भी फॉलिकल है, ओवेरियन फॉलिकल याद है ना आपको, उतने सारे फॉलिकल में कोई एक फॉलिकल मैच्योर होगा। आ रही बात समझ थोड़ी? और वो जो फॉलिकल मैच्योर होगा वो फॉलिकल फिर क्या करेगा, वो फॉलिकल मियोसिस कंप्लीट करेगा। और मियोसिस कंप्लीट करेगा जब अल्टीमेटली, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस कि पहले मियोसिस में एक फंक्शनल हैप्लॉइड सेल बनेगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। नॉन फंक्शनल छोड़ दो, क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, विच ऑफ कोर्स इज नॉन फंक्शनल। उसके बाद इसका अगर डिवीजन हुआ भी तो इससे 2 और नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज ही बनेंगे। बट अगर इस फंक्शनल हैप्लॉइड सेल का मियोसिस भी होगा ना तो वी विल बी ऑब्टेनिंग 1 functional haploid cells and the other one would be second polar body. क्या बोलेंगे, second polar body. Question aspects है ना काफी essential हो जाता है, तो इसको आप थोड़ा absorb कर लेंगे अगर ना पेज नंबर 33 पे जो diagram है उसको अभी observe करो अच्छे से, एक बार गौर से देखो। NCERT just have a view on this diagram quickly fast। देखो ये ना बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद इस चीजें बहुत आसान है, ये आखिरी चीज है थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है थोड़ा बहुत। इसके बाद चैप्टर इज वेरी इजी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यहां तक भी। तो
तो थोड़ा सा एक बार आप खुद से चेक करेंगे कि व्हाट यू हैव लर्नड, किस तरह से इसका डिवीजन होगा, क्या टर्मिनोलॉजीज कहलाएंगे, वो हम लोग सीखेंगे अभी। चलो नाउ आपको अब अगला काम जो सीखना है oogenesis के बारे में वो होगा टर्म्स। ये तो आप मोटी मोटी बात सीख गए कि डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड हुआ, पोलर बॉडी बन गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको इधर वाले एन को इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल हैप्लॉइड सेल को। इसको सीखना शुरू करते हैं, आ जाओ। मल्टीप्लिकेशन फेज से पढ़ना शुरू करेंगे शीट से। पहला, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर गैमेट, फीमेल गैमेट कर लो यहाँ पे, मैच्योर फीमेल गैमेट। मैच्योर और गैमेट के बीच में एरो डाल करके ऊपर में लिख लो फीमेल। The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis. Full stop. It occurs in ovaries. Of course, ovaries में होता है ये पूरा प्रोसेस। समझते हुए पढ़ोगे, कोई भी वर्ड नहीं समझ में आएगा पूछोगे। It consists of the following 3 phases overall. पहला फेज था मल्टीप्लिकेशन फेज, ये सेम नाम आता है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में भी, नंबर बढ़ता है यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में यहाँ पे वो बात बताई जा रही है जो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? मैंने बताया था कि oogenesis का प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है जब एक बच्ची मां के कोक में रहती है, उसी टाइम पर। oogenesis is initiated during the embryonic development stage. मीनिंग समझ आ गया? जब एक चाइल्ड एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। So oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell, couple of million मतलब 1 million is equal to 10 lakhs, couple का मतलब क्या होता है 2, तो 2 million मतलब 20 लाख। when a couple of million gamete mother cell, जिसको oogonia बोल रहे हैं आप, oogonia is called gamete mother cell, स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलते थे, मेल जर्म सेल, आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। 2 ओवरी है, दोनों ओवरी में फीटस में कम से कम 20 लाख oogonia बन जाता है। oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell मतलब oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after the birth of the child. These cells start division. कौन सा division? Meiosis. कौन सा division? No more oogonia are formed and added after the birth. These cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division. They get temporarily arrested, मतलब paused at this stage and are called प्राइमरी oocytes. प्लीज यहां पे दिमाग लगा लो थोड़ा, ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, ये समझ आ जाएगा तो आगे चीजें बहुत आसान है, इसलिए मैं बहुत रुक के यहां पे चल रहा हूं। फीटस का मतलब होता है एक डेवलप्ड एम्ब्रियो, मां के कोक में जब बच्चा पैदा होने से पहले पूरा डेवलप होके रेडी हो चुका है, उसको फीटस बोलते हैं। या न्यूली बॉर्न चाइल्ड को भी फीटस बोलते हैं। आप अभी अभी पैदा हुआ है, एकदम आज पैदा हुआ है, तो ये एक फीटस कहलाएगा, एकदम न्यूली डेवलप्ड चाइल्ड। अब जब फीटस और डेवलप करेगा प्रॉपरली तो फिर इसको आप चाइल्ड या बेबी बोलते हैं आम भाषा में। बायोलॉजिकल टर्म फीटस होता है डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के लिए। जब डेवलप हो रहा था तो क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, मैच्योर हो गया, डेवलपमेंट पूरा, आंख, हाथ, पैर, सर, कान, नाक सब डेवलप हो गया, अब पैदा होने के लिए रेडी हो चुका है, तो उसको क्या बोलेंगे, फीटस। तो फीटल ओवरी मतलब इस फीटस के बॉडी में जो ओवरी प्रेजेंट है उसमें कितने मिलियन, 2 मिलियन oogonia होगा। 2 मिलियन मतलब 20 लाख। दोबारा पढ़ो, तोड़ के पढ़ो। यहां पे जो प्रोफेज ऑफ मियोसिस लिखा हुआ है ना, प्रोफेज के नीचे छोटा सा एरो दे करके लिखो डिप्लोटीन। ये क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने सेकेंड डे। डिप्लोटीन, DIPLOTENE। प्रोफेज 1 के 5 स्टेप्स होते हैं, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। चौथा स्टेप होता है डिप्लोटीन। तो प्रोफेज 1 का डिप्लोटीन में आकर के रुक जाता है, ये बैठो, रुक जाता है ये प्रोसेस oogenesis का। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, शुरू हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। उस समय क्या होता है, कपल ऑफ मिलियन oogonia आर फॉर्म्ड। oogonia बन जाता है। oogonia क्या होता है, डिप्लॉइड सेल है ये ओवरी का, इसी से मियोसिस होते होते
फिर हमारा ओवम बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया था टेस्टिस में, वैसे ही ओगोनिया होता है ओवरीज में। तो जितना ओगोनिया बनना था बन गया, कहा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, कोई नया ओगोनिया अब नहीं बनेगा। अगला लाइन यही कहता है ना, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद एक भी नया ओगोनिया नहीं बनेगा। बच्ची पैदा होगी तो फिर न्यू ओगोनिया सेल्स नहीं बनेंगे। These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division. They get temporarily arrested या paused at this stage, और इसको हम नाम देते हैं क्या, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, डिप्लॉइड अभी तक तो डिप्लॉइड है, मियोसिस हुआ कहां है अभी, पूरा शुरू ही तो हुआ था। तो प्राइमरी oocyte आर डिप्लॉइड। अगला पॉइंट, बच्ची पैदा हो गई, बर्थ हो गया, पार्चुरेशन हो गया। क्या हो गया? पार्चुरेशन का मतलब होता है बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ये बात कम से कम 5-6 बार डिस्कस हो चुका है पिछले 2 दिनों में, याद रहना चाहिए अब आपको अच्छे से। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells. प्राइमरी oocyte को चारों तरफ से घेर लेंगे कौन से सेल्स? ग्रैन्युलोसा सेल्स। कौन से सेल्स? This structure is called primary follicle. ये जो प्राइमरी oocyte था अब ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी फॉलिकल। क्या फर्क है प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल में? ग्रैन्युलोसा के लेयरिंग। कभी मैं बोर्ड पे समझाऊंगा सब कुछ, पहले टर्म सीख लीजिए। I'll explain everything with diagram with flow chart. तो पहले फेज में हमने सीखा कि बहुत सारा प्राइमरी oocyte बन गया था, ठीक है। जो उगोनिया था वो oocyte बन गया था। जैसे हमारा स्पर्मेटोगोनिया भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है ना, कब? ग्रोथ फेज में। वो ग्रोथ फेज में होता था, यहां पे ग्रोथ फेज में ये हुआ। ग्रोथ फेज कब से कब तक चल रहा है? प्लीज अंडरस्टैंड, बच्ची के पैदा होने से लेकर के पुबर्टी के पहले वाले बीच का स्टेज है ये। चलो आगे बढ़ो प्लीज। ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells. This structure is called primary follicle. Large number of these follicle degenerates during the phase from birth to puberty. कितना था एक ओवरी में? कितना था? 20 lakhs, 2 million था, 20 लाख था। अब 20 लाख में 10 से 12 साल में थोड़ा 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 करते करते डिजेनरेट होते होते कितना बचा है? 60,000 से 80,000 सिर्फ, मतलब 90% से ज्यादा डिजेनरेट हो गया। बट अभी भी 60,000 to 80,000 बचा है। हमने डिस्कशन किया था एक सेकेंड डे वाले क्लास में कि चाहिए कितना फॉलिकल एक फीमेल को, तो नंबर हमारा कितना आया था? अराउंड 500 रफली। इससे ज्यादा तो चाहिए भी नहीं, फिर भी 60,000 से 80,000 फॉलिकल है ओवरीज में। आगे बढ़ो। The primary follicle gets surrounded by more granulosa cells and a new theca is developed around these follicle, और स्ट्रक्चर का नाम अब हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से बन गया अब सेकेंडरी फॉलिकल। 7-8 साल तक डेवलप होते होते थर्ड स्टेज में आ जाइए, उसके बाद उसको पूरा कलेक्टिवली समझना होगा आपको। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा बच्चा? कि इन द फर्स्ट मैच्योरेशन फेज सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल। Secondary follicle will transforms into a tertiary follicle. तो क्या फर्क है सेकेंडरी और टर्शियरी फॉलिकल में? प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its meiotic division, पहला meiotic division, to form a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. The tertiary follicle changes into the mature follicle, which is called Graafian follicle, which ruptures the secondary oocyte from the ovary by a process called ovulation. The secondary maturation phase occurs after fertilization, when the meiotic division of the secondary oocyte is complete. The second meiotic division results into the formation of a second polar body and a haploid ovum. But terminologies थोड़ा confuse करेंगे आपको, थोड़ा confusion, terms डालता है सिर्फ। इसको जरा एक बार ध्यान से समझ लेंगे, डायग्रामेटिकली थिंग्स बिकम्स इजी। हम लोगों को क्या क्या टर्म समझना है? सबसे पहले समझना है ऊगोनिया, जो कहां था? एम्ब्रियोनिक स्टेज में था। ऊगोनिया के बाद फिर क्या बन गया था? ये प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte फिर बना सेकेंडरी oocyte, या प्राइमरी oocyte एक्चुअली सॉरी सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा, क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल। उसके अंदर अभी भी मौजूद है प्राइमरी oocyte।
और पूरा स्ट्रक्चर एक्सटर्नली क्या बन जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। थीका या ग्रैन्युलोसा ऐड हुआ, ग्रैन्युलोसा और ऐड हुआ तो बना सेकेंडरी फॉलिकल, ग्रैन्युलोसा और ऐड हुआ तो बना टर्शियरी फॉलिकल। ये जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है ना, दैट एक्चुअली इज जस्ट द एडिंग लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा। ये वाले लाइंस को आप थोड़ा सा टाइम और दीजिए, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑन द बोर्ड। ग्रैन्युलोसा के लेयर्स को थोड़ा सा ध्यान और दीजिए, ये अभी बहुत इजी हो जाएगा, डोंट वरी, सिंपल रखते हैं इसको, टर्म्स का कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। सबसे पहला फेज क्या कहलाता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में कहानी ऐसी है कि बहुत सारे हमारे उगोनिया बन जाएंगे, बट उगोनिया का मियोसिस शुरू हो जाएगा, बिगिन एटलीस्ट हो जाएगा। तो ये जो उगोनिया का मियोसिस बिगिन हो जाएगा तो दैट विल गिव इट अ न्यू नेम, दिस न्यू नेम इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। क्या फर्क है पीला वाला और व्हाइट वाला सेल में? पीला वाला सेल जो है इसमें मियोसिस की शुरुआत हो चुकी है, इसमें मियोसिस नहीं हो रहा था, यही फर्क है, इतना ही फर्क है सिर्फ, बट नाम अलग अलग हो गया है। ये व्हाइट वाले सेल का नाम था उगोनिया, या फिर एक और नाम है ना, गैमेट मदर सेल, फीमेल गैमेट मदर सेल। ये उगोनिया गेन्स अ न्यू नेम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बोलो, प्राइमरी oocyte। मतलब ये था एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्ची पैदा हो गई, अ न्यूली बॉर्न बेबी, अ फीमेल गर्ल चाइल्ड विल बी हैविंग oogonia और प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्वेश्चन था ये, यस सर क्या बोल रहे हो? मैंने बोला न्यूली बॉर्न चाइल्ड विल हैव oogonia और प्राइमरी oocyte, तो क्या जवाब होगा? प्राइमरी oocyte। जब बच्ची मां के कोख में थी उस टाइम पे उसके फीटल ओवरी में oogonia था, बट उसी टाइम पर लास्ट स्टेज में उस oogonia में मियोसिस की शुरुआत हो गई। मियोसिस कौन सा, 1 की 2? ऑफ कोर्स पहले 1 होगा। 1 में फेज होते हैं बहुत सारे, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज 1 में ही वो डिप्लोटीन स्टेज में रुक गया, पॉज हो गया, डिवीजन, जो मैच्योरेशन फेज में फिर आगे बढ़ेगा। अब प्राइमरी oocyte के साथ चाइल्ड का बर्थ हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, मैच्योरेशन फेज में क्या होगा बच्चों? सेकेंड फेज इज मैच्योरेशन फेज, सॉरी ग्रोथ फेज ना, मैच्योरेशन इज द थर्ड फेज ऑफ कोर्स। ग्रोथ फेज में ये हो रहा है कि ये जो हमारा सेल है पीला वाला, क्या नाम है इसका? एक ही बना रहा हूं मैं, बहुत सारे नहीं बना रहा हूं, एक ही बना रहा हूं, प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रैन्युलोसा का परत लेयर डेवलप होगा, हल्का लेयर डेवलप होगा, तो इसका नाम पड़ गया क्या? प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल एक्चुअली इज इक्वल टू प्राइमरी oocyte प्लस द लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा। ये ब्लू वाला ग्रैन्युलोसा लेयर है और येलो वाला क्या है? प्राइमरी oocyte। दीज आर द ग्रैन्युलोसा लेयर्स, येलो वाला, सॉरी ब्लू वाला। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा एक्चुअली, मतलब बहुत कुछ बड़ा फर्क नहीं आ रहा है अभी, बहुत आगे तक। प्राइमरी फॉलिकल ये था जिसमें येलो वाला सेल क्या है? प्राइमरी oocyte। इसके ऊपर ग्रैन्युलोसा का एक लेयर लगा था, तो इसको हम क्या कह रहे थे? प्राइमरी फॉलिकल। ये लेयर और मोटा हो गया और कुछ भी अलग नहीं हुआ, तो इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल। नथिंग न्यू हैपेंड एज ऑफ येट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में आगे बढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं आया, ये सेम प्राइमरी oocyte अंदर है, बट बाहर का जो हमारा ग्रैन्युलोसा का लेयर है ये और थिक हो गया। ये सब फंक्शनल फॉलिकल बन रहा है अभी, जो हम लोग कहते हैं ना, ये फॉलिकल जो प्रेजेंट है ओवरी में, ये मैच्योर हो रहा है, तो दिस इज गिवन द नेम कॉल्ड टर्शियरी फॉलिकल। ये सब हो क्यों रहा है बाय द वे? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस अभी आ रहे हैं, ग्रोथ चल रहा है चाइल्ड का, बॉडी डेवलप हो रहा है, तो ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल विद प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल विद प्राइमरी oocyte, टर्शियरी फॉलिकल विद प्राइमरी oocyte, ये सब चल रहा है कहां? ग्रोथ फेज में। ग्रोथ ही तो हो रहा है, ग्रोथ और ग्रोथ और ग्रोथ और ग्रोथ हो रहा है, मुश्किल? ग्रोथ फेज दोबारा पढ़ो, एकदम कनेक्टेड रहो, फिर मैच्योरेशन फेज में पहुंचेंगे। ग्रोथ फेज में वापस आओ। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells.
This structure is called primary follicle. A large number of these follicles degenerate during the phase from the birth to puberty. पहले कितने थे? 20 लाख के आसपास, 2 मिलियन. अब घटते घटते रिड्यूस होके बच गया 60,000 to 80,000 follicle. Primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa and a new theca to form secondary follicle. Maturation phase की शुरुआत में क्या होगा? और layer add हो रहा है, tertiary follicle भी बन जाएगा ये. In the first maturation phase, secondary follicle soon transforms into the tertiary follicle. अब यहां से meiosis जो आकर के ठहरा हुआ था, कहां? प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में. प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में ये अब आगे अपना डिप्लोटीन के बाद क्या आता है? डाइकाइनेसिस. उसके बाद क्या आता है? मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1. मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया टेलोफेज होते होते. तो अब यहां पे डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाना चाहिए था. तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस कंप्लीट होगा, मियोसिस फर्स्ट, और क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी. मैच्योरेशन फेज में बात होगी. ये हमारा क्या, कौन सा फेज चल रहा था? ग्रोथ फेज चल रहा था. अभी यहां पे टर्शरी फॉलिकल रेडी है. टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा? ध्यान से पढ़ोगे, पढ़ो थियोरी पढ़ो, फिर से बोर्ड पे आएंगे. तो प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes the meiotic division to form a large haploid secondary oocyte and the first polar body. अभी meiosis मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी meiosis और चलेगा अंदर. The tertiary follicle changes into a mature follicle, जिसको आप Graafian follicle बोलेंगे, which ruptures the secondary oocyte from the ovary by a process called ovulation. अब यहाँ पे आगे आ जाओ. ये tertiary follicle है, यहाँ से ले लेते हैं इसको दोबारा. ये tertiary follicle के अंदर मौजूद क्या? Primary oocyte. प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसा एंड थीका भी अब आ गया है यहां पे, लेकिन इसका नाम अभी भी क्या है? टर्शियरी फॉलिकल. और उसके अंदर ये पीला वाला सेल टर्शियरी फॉलिकल. अब टर्शियरी फॉलिकल में होगा मियोसिस 1 कंप्लीट. कौन से फेज में पहुंच गए बच्चों हम लोग? ये क्या चल रहा है? मैच्योरेशन फेज. ये मैच्योरेशन फेज यहां चलेगा. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि टर्शियरी फॉलिकल का डिवीजन हुआ. कौन सा वाला? मियोसिस 1. तो ये अब हमें देगा एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और एक नॉन फंक्शनल फर्स्ट पोलर बॉडी. दे बोथ आर n एंड दिस वाज ऑफ कोर्स 2n. और यहां पे क्या चला है? यहां हुआ है मियोसिस 1. मियोसिस 1 हुआ है तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस 1 हुआ है तो एक पोलर बॉडी बना है और एक सेकेंडरी फॉलिकल बना है. नाम लिखेंगे इसका अच्छे से. दिस इज द सेकेंडरी oocyte and this is the first polar body. यहां तक कोई दिक्कत? सेकेंडरी oocyte बन चुका है और सेकेंडरी oocyte एक्चुअली ये कहां बना है? टूट के, मतलब इसी के अंदर डिवाइड हुआ है. फॉलिकल अभी भी है बाहर, मतलब ये जो ग्रैन्युलोसा का लेयर है ना, वो अभी भी उसको घेर के रखा हुआ है, वो निकल के बाहर नहीं आ गया. तो अब ये मियोसिस 1 के बाद बच्चों ये जो हमारा टर्शियरी फॉलिकल है दैट गेन्स अ न्यू नेम. इसको डिवाइड तो हमने कर दिया, बट ये बात समझ के रखिएगा, वो समझाने के लिए डिवाइड कर दिया, बट ये जो फॉलिकल का लेयर है ना, ये अभी भी है. इस पे भी आप इमेजिन कर लो, कोई बात नहीं. तो अब हमारे पास इस फॉलिकल का नाम, जिसमें अब हैप्लॉइड सेल है, पहले इसमें डिप्लॉइड सेल था. ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये येलो वाला, कवर्ड बाय येट ग्रैन्युलोसा लेयर्स. डिफरेंस इज वेरी फंडामेंटल. वो ये है कि ये था हैप्लॉइड. स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी oocyte, इसके येलो वाले सेल को बोल रहे हैं. बट आज ये जो टर्शियरी फॉलिकल था, दिस नाउ गेन्स द टर्म कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ग्राफियन फॉलिकल. ये लास्ट स्ट्रक्चर है. ग्राफियन फॉलिकल में मियोसिस 2 होना बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है. ग्राफियन फॉलिकल में जब मियोसिस 2 होगा तो इसका डिवीजन जब होगा बच्चा, तो यहां पे बनेगा हमारा ओवम और यहां पे बनेगा नॉन फंक्शनल सेकेंड पोलर बॉडी. यहां क्या बनेगा? ओवम. ये है पूरी कहानी oogenesis की, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है. ऐसा अंडरस्टैंड किया जाता है रीसेंट स्टडीज से कि सेकेंड डिवीजन या ओवम का
जो सेकेंड मियोसिस का स्टेज हुआ ना, ये वाला, ये जो मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2, ये मियोसिस 2 था ना, ये बात समझ आ रही है आपको? दिस टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये होगा जब स्पर्म फ्यूज करेगा फर्स्ट मियोसिस के बाद, जो सेकेंडरी oocyte बना था उसके बाद ये स्टेप होगा। इसको ना 2 से 3 बार आपको एक बार रीड करने की रिक्वायरमेंट होगी, देन ओनली oogenesis विल बी क्लियर। इसको यहां पे पॉज करते हैं अभी हम लोग, एक रिकैपिचुलेशन इसका अगले क्लास में दोबारा कर लेंगे, क्योंकि अभी टर्म आपको तब तक याद हो चुका होगा कि उगोनिया क्या होता है। उगोनिया डेवलप हो जाता है किसमें? प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte के ऊपर लेयर लग जाता है तो क्या बन जाता है? प्राइमरी फॉलिकल। और लेयर लगेगा तो सेकेंडरी फॉलिकल, और लेयर लगेगा तो टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में होगा मियोसिस 1, वो डिवाइड कर जाएगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte टर्शियरी फॉलिकल से निकला है एक्चुअली, उसके अंदर डिवाइड हुआ है, तो उसका फर्दर डेवलपमेंट कहलाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ये मैच्योर फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम निकल जाएगा ना, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, जो हम कहते हैं ना कि ओवरी से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये बात आएगी उसकी थोड़ी देर के बाद, व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक सा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूं, जिसके हेल्प से हम लोग पूरे साइकिल को सीखेंगे। देखो, छोटा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आपको ना बहुत सारे टॉपिक में रिक्वायर्ड होता है, मैंने आपको पहले बताया था, याद है आपको? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस के लेबलिंग आपको याद ही है, करने की जरूरत तो नहीं है। और ये स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब, ओवरी के अंदर है फॉलिकल। मान लीजिए फीमेल की एज है 15 साल, तो फीमेल के ओवरी में फॉलिकल कौन सा है? टर्शियरी फॉलिकल है। मैच्योरेशन फेज में आ चुका है सारा फॉलिकल, याद है ना आपको? ग्रोथ फेज से आगे सारा टर्शियरी फॉलिकल है। अभी टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस होगा 1 और 2, तो ओवम बन जाएंगे। ये सारा फॉलिकल है, बहुत सारा फॉलिकल है, इसमें भी बहुत सारा फॉलिकल है। फॉलिकल का नाम टर्शियरी फॉलिकल है, और इसके अंदर जो सेल है उसको क्या बोल रहे हैं? याद है? प्राइमरी oocyte है ना, प्राइमरी oocyte है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो प्लीज, समझो ऐसे कि प्रोसेस की शुरुआत होती है, मैं अभी नंबर बाद में लिखूंगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। रफली हैव रिटन सम नंबर्स हियर, 1 से 6, 6 से 14, 14 से 23, 23 से 28। ये 28 दिन का साइकिल है, इसमें बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14 आएगा, तो ये डॉट 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 से वो रिप्रेजेंट हो रहा है सिंपली। हम लोग पहले यहां से शुरू कर रहे हैं। ये जो मैंने 4 पार्ट बनाया है ना, ये फेजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। सबसे पहली बात ये होगी कि 6 के आसपास, 5 या 6 के आसपास से एक हार्मोन है जो बहुत ज्यादा राइज करेगा फीमेल के बॉडी में। क्या होगा? बहुत ज्यादा राइज करेगा। क्या नाम है इस हार्मोन का? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से रिलीज होता है ये हार्मोन। क्या नाम है इसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा फॉलिकल? टर्शियरी फॉलिकल। इस फॉलिकल के अंदर मौजूद क्या है? सेकेंडरी oocyte। जब सेकेंडरी oocyte को ये स्टिमुलेट करेगा तो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, फिर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। तो मियोसिस कराएगा एक्चुअली उसके अंदर जाकर के, मैच्योरेशन फेज का स्टेप कराएगा। इतने सारे फॉलिकल में से कोई एक फॉलिकल को मैच्योर करेगा, एफएसएच यहां से निकलेगा, मतलब पिट्यूटरी से, और फीमेल के ओवरीज तक आएगा बाय द ब्लड फ्लो, ठीक है? और ओवरीज में जाकर के इतने सारे टर्शियरी फॉलिकल में से किसी एक फॉलिकल को एक्टिवेट करना स्टार्ट करेगा, मैच्योर करना शुरू करेगा, ताकि उसका मियोसिस फिनिश हो जाए और उससे क्या बनना शुरू हो जाए? ओवम, फीमेल गैमेट बन जाए। इस पूरे प्रोसेस में जो वक्त लगेगा ना, ये होगा यहां से लेके यहां तक का अप्रॉक्सीमेटली। फेज इधर लिख देते हैं। एफएसएच एक्चुअली क्या करेगा बच्चा? एफएसएच का काम यहां पे ये होगा कि एफएसएच एक प्रोसेस करेगा जिसका नाम था oogenesis। ओवम की फॉर्मेशन करवाएगा। जब ओवम बन जाएगा तो ओवम ऑलमोस्ट 12th डे तक बन जाएगा। जब 12th डे तक ओवम बन जाएगा, तो 12th डे तक ओवम जब बन जाएगा तो यहां पे सडन राइज होगा एक हार्मोन का जिसका नाम है LH। LH
राइज होगा, और LH के राइज होने से ये जो ओवरी में बन गया है ओवम, ये एक्सपेल होके बाहर आएगा। ओवरी से ओवम निकल करके कहां आ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, ओवरी से निकल करके ओवम आएगा, फिम्ब्रेक से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में, एम्प्यूला के पास। ठीक है, एम्प्यूला और इस्थमस के बीच में। कैसे आया? LH की वजह से। एक्सपल्शन ऑफ ओवम को क्या बोलेंगे? ओवुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ओवम को बोलेंगे oogenesis, एक्सपल्शन ऑफ ओवम को बोलेंगे ओवुलेशन। तो यहां पे FSH की वजह से oogenesis हुआ, और LH की वजह से क्या हुआ? ओवुलेशन हुआ। बट ओवुलेशन होगा 14वें दिन, 14th डे, मिड ऑफ द साइकिल में। 12 से LH रिलीज होना शुरू हो गया, तो 48 घंटे तक वो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। जब क्वांटिटी ठीक ठाक बढ़ गया तो सडनली वो एक्सपेल होके बाहर आ जाएगा। क्या? ओवम बाहर होके कहां जाएगा बच्चों? फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में आ गया अगर ओवम, तो कहां से निकल करके आया है? ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम निकल गया तो इस ग्राफियन फॉलिकल को अब बोलेंगे हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम अब क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम अब क्या करेगा कि वो बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना शुरू करेगा ओवुलेशन के बाद। 14 को ओवुलेशन हुआ, तो 15 से बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होना स्टार्ट होगा एक पर्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का राइज होना स्टार्ट होगा, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनोगे, प्रोजेस्टेरॉन जब बढ़ेगा ना, तो प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने के कारण ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर है ये और थिक हो जाएगा, मतलब इसमें नया नया परत एंडोमेट्रियम का ऐड होगा। मोर एंडोमेट्रियम विल बी फॉर्म्ड। जब ओवम रिलीज होके आ गया फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में ओवम आ गया, तो ओवम के आते ही ओवम निकल के कहां से आया है? ग्राफियन फॉलिकल से। कहां से? ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम निकल के बाहर आ गया तो ग्राफियन फॉलिकल अब क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, वैसे प्रोजेस्टेरॉन का क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। द राइज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, द राइज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन will lead to the formation of extra endometrium layer। इस एक्सपेक्टेशन में, ध्यान से सुनो प्लीज, इस एक्सपेक्टेशन में कि अगर यहां पे ओवम आया है ना, अभी 14 तारीख को ओवम आया था ना, अगर स्पर्म भी आ गया तो फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन जाएगा। और अगर जाइगोट बन गया तो जाइगोट बनने के बाद फिर एम्ब्रियो बनेगा, मॉर्यूला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, गैस्ट्रोला बनेगा, बट अल्टीमेटली एम्ब्रियो बनेगा। तो बच्चे की डेवलपमेंट कहां होती है? यूटेरस में। तो यूटेरस की इंटरनल वॉल्स ना न्यूट्रिटिवली बहुत एनरिच हो जाए, इस कारण से एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम का लेयर बनता है। कि अगर यूं हो कि यहां पे जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो अल्टीमेटली यहां आकर के इंप्लांट होगा। तो ये पहले से तैयारी चालू कर देता है यूट्रस कि वहां पे इंटरनली अगर प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी सरवाइव होने के लिए एंडोमेट्रियम चाहिए, अच्छे से थिक एंडोमेट्रियम। बट ऐसा तब होगा ना जब स्पर्म आएगा, प्रेगनेंसी तब होगी जब स्पर्म आएगा फैलोपियन ट्यूब तक। बट अगर स्पर्म नहीं आया अगर, तो ऑफ कोर्स क्या होगा जरा समझते हैं। फिर क्या है, ये 15, 16, 17 ये प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके ये जो ओवम है ये डीजेनरेट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। ओवम 48 घंटों से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता, तो ओवम डीजेनरेट होना चालू हो जाएगा क्योंकि स्पर्म नहीं मिला उसको 48 आवर्स के विद इन। तो अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये फिर भी एक लंबे स्पैन ऑफ टाइम तक एग्जिस्ट करेगा बॉडी में। बट अब अगर किसी भी हाल में नहीं मिला क्या स्पर्म, तो नहीं बना क्या जाइगोट, तो नहीं हुआ क्या प्रेगनेंसी, तब जाके प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होना शुरू होगा बॉडी में। अब प्रोजेस्टेरॉन ये 23 से 28 तक डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज होगा। तो जब ये काफी डिक्रीज हो गया या फिर एकदम क्वांटिटी में मिनिमाइज हो गया, तो हम लोग यहां पहुंच गए कि ये एक्स्ट्रा बना हुआ एंडोमेट्रियम का लेयर अब टूट के डिसइंटीग्रेट होकर के वजाइना के ओपनिंग से बॉडी के बाहर निकलना शुरू होगा।
जिसको आप बोलेंगे क्या, मेंस्ट्रुअल फ्लो। उस फेज, उस टाइम को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो। साइकिल तो में सब बात आ गई ना साइकिल में। ये जब एंडोमेट्रियम टूट करके फीमेल की बॉडी से बाहर निकलेगा ब्लड क्लॉट्स के फॉर्म में, तो वो एक्चुअली ब्लड नहीं है, क्या है वो, एंडोमेट्रियम विथ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ब्लड, मिनिमम ब्लड। वो रेड कलर का जरूर है बट वो पूरा खून नहीं है। इतना खून बॉडी से निकल जाएगा तो बहुत वीकनेस हो जाएगी बॉडी को। इट्स नॉट होल ब्लड, इट हैज सम ब्लड विथ टिश्यूज, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। क्लॉट के फॉर्म में ये बाहर आएगा। ऐसा लग सकता है पैर में कि खून जम गया, इट्स नॉट सो, बिल्कुल नहीं ऐसा। ये अनवांटेड या ये डीजेनरेटेड टिश्यूज हैं। और एक्चुअली में आज जान लीजिए इस बात को, 10th में भी वैसे पढ़ा होगा आपने, ये टिश्यू का नाम है एंडोमेट्रियम। क्या नाम है, ये एंडोमेट्रियम टूट टूट के निकलेगा आने वाले 4 से 5 दिनों तक, ठीक है, डे 1 से लेके डे 5 के आसपास तक। तो इसको आप बोलेंगे, इस फेज को आप बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज, या एक्चुअली मेंसेस होगा यहां पे। मेंसेस का मतलब है ब्लीडिंग होगी। जितना एक्स्ट्रा बना हुआ एंडोमेट्रियम में टूट टूट के निकलता चला जाएगा। क्रैम्प्स होंगे, थोड़े पेन होगा एब्डोमेन में, कॉन्ट्रैक्टिंग पेन, क्योंकि मायोमेट्रियम सिकुड़ेगा तो ये और तेजी से टूट टूट के निकलेगा। पूरा क्लीन करना है यूट्रस को। हॉर्मोन्स की जिम्मेदारी है कि 4-5 दिनों में यूट्रस में जितना एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम बन गया था, और प्रेगनेंसी तो हुई नहीं, तो इसको टूट करके, ब्रेक करके, डिसइंटीग्रेट करके निकाला जाए। For that reason there will be some contracting pain in the lower abdomen. First day थोड़ा पेन होगा, अगले दिन ज्यादा होगा, तो ब्लीडिंग का फ्लो भी चेंज होगा। फर्स्ट डे बहुत कम ब्लड निकलेगा, अगले दिन थोड़ा और, अगले दिन और, अगले दिन थोड़ा और, फिर थोड़ा घटते 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 फिर 0 हो जाएगा। ये अलग अलग फीमेल में वैरी कर सकता है, 4 दिन, 6 दिन, कुछ लोगों में 1-8 हफ्ते तक भी एक्सटेंड हो सकता है। 1 या 2 दिन ज्यादा पेनफुल हो सकते हैं इनिशियल स्टेज में। लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में ये नहीं होता है बहुत ज्यादा, मतलब 25-30 साल की उम्र होते होते पेन थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। ये टीनेज में ज्यादा पेन होगा, क्योंकि इनिशियली मसल की कॉन्ट्रैक्शन बिगिन हो रही होती है उस दौरान। तो जब ये पूरा एंडोमेट्रियम टूट के निकल गया 1 से 5 तक, तो 6 तारीख से फिर से पिट्यूटरी से नया एफएसएच आया, फिर से किसी और फॉलिकल को इधर या इधर, दोनों में से किसी ओवरी में एक्टिवेट करेगा। कौन, एफएसएच। एफएसएच फिर क्या कराएगा, oogenesis, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टर्शियरी फॉलिकल को स्टिमुलेट कराएगा, उससे उसमें मियोसिस कंप्लीट कराएगा, और क्या बनेगा, ओवम। ओवम जब बन जाएगा तो एफएसएच घटेगा, एफएसएच के घटते ही एलएच को सिग्नल जाएगा, अब तुम्हारा काम आ गया, आ जाओ। एलएच भी वहीं से आएगा, एलएच आएगा, ओवुलेशन की तैयारी कराएगा। तो 6 से 12 तक अगर एफएसएच ने काम किया तो 12 से 14 तक एलएच काम करेगा। एलएच का काम, एलएच का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विल एंश्योर, दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विल एंश्योर कि यहां से ओवुलेशन हो पाए। फिर यहां से इस ओवरी से हो या तो इस ओवरी से हो, ओवम बाहर आएगा फैलोपियन ट्यूब में। ओवम के बाहर आते ही ऐसा लगेगा प्रोजेस्टेरॉन को कि ओवम आया है, स्पर्म भी आ सकता है। अगर स्पर्म आया तो जाइगोट बनेगा, तो तैयारी चालू करो, प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। कौन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम फिर से बनाना शुरू कर देगा, ये एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो खत्म हो चुका था अभी पिछले साइकिल में, टूट गया था ना, ये सारा ब्रेक हो गया था, फिर से नया एंडोमेट्रियम बनाना स्टार्ट करेगा अगले साइकिल में। अब प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम बना लिया, स्पर्म आया ही नहीं, तो ओवम डिजेनरेट हो गया। जब ओवम डिजेनरेट हो गया तो अब एंडोमेट्रियम का कोई काम ही नहीं रहा। तो एंडोमेट्रियम का काम नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरॉन लो होगा। प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही लो होगा फिर से क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम टूट टूट के फिर फ्लो करके बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ओके ओके, ये बात। एंडोमेट्रियम फ्लो होकर के बाहर निकलेगा। एंडोमेट्रियम फ्लो होकर के जब बाहर निकलेगा तो उसको आप बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलेंगे बच्चों, आ जाइए टर्म पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले बात आती है मेंस्ट्रुअल फेज की। पहला फेज है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम टूट टूट के डिसइंटीग्रेट होकर के वजाइनल ओपनिंग से बाहर निकल रहा है। मेंस्ट्रुएशन भी बोलेंगे इस बात को, मेंसेस हो रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे।
उसके बाद यहां से क्या चालू हो गया, यहां से चालू हुआ फॉलिकल का एक्टिवेशन, तो इस फेज को बोलेंगे फॉलिकुलर फेज। ये जो टर्शरी फॉलिकल है इसकी एक्टिवेशन ताकि क्या बन जाए, ओवम, गैमेट बन जाए, दैट्स कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। उसके बाद ओवुलेशन हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, ओवुलेटरी फेज। ठीक है, ओवुलेशन के बाद एंडोमेट्रियम का बनना, फिर ओवम का फर्टिलाइज नहीं होने के कारण एंडोमेट्रियम का फिर कमजोर होना, ये पूरा फेज कहलाएगा ल्यूटियल फेज, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। तो फॉर दैट रीजन दैट इज गिवन अ टर्म कॉल्ड ल्यूटियल फेज। 4 फेज हुए ऑर्डर में। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, जब ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग खत्म हुई, फिर क्या चालू हुआ, फॉलिकुलर फेज, कोई एक फॉलिकल एक्टिवेट होना चालू हुआ ताकि उसमें ओवम बन जाए। ओवम जब बन गया तो ओवम का एक्सपल्शन, निकलना ओवम का बाहर, कॉल ओवुलेशन, दैट्स कॉल्ड ओवुलेटरी फेज। ओवुलेशन हो गया, ओवम बाहर आ गया, तो ओवम बाहर आने के बाद अब यूटेरस के इंटरनल वॉल की तैयारी चालू हो गई प्रेगनेंसी के लिए, जिसके लिए एंडोमेट्रियम के लेयर्स ऐड होना शुरू हुए। ये कहां से निकल रहा है प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम से। क्या था कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल से जब हमारा ओवम बाहर आ गया तो दैट्स गिवन अ टर्म कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअली, corpus luteum will secrete progesterone, and by that virtue we will be given the name of the phase called luteal phase. That's all about the menstrual phase, menstrual cycle, sorry. Menstrual cycle as a whole is divided into 4 phases. पहला क्या, menstrual phase जब bleeding होती है, bleeding का मतलब एंडोमेट्रियम टूट टूट के बाहर निकलता है बॉडी से बाहर, 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन, ये वैरी कर सकता है फीमेल्स में। ठीक है, उसके बाद कौन सा फेज आएगा, फॉलिकुलर फेज, नया साइकिल का एक नया फॉलिकल मैच्योर होना चालू होगा। अब नए फॉलिकल की मैच्योरेशन में वक्त लगेगा हमारा, वैरी करेगा ये 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जब तक पूरा ओवम मैच्योर नहीं हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली मिड ऑफ द साइकिल तक ये हमारा ओवम निकल के बाहर आ जाएगा। ओवम के बाहर निकलने वाले फेज को क्या बोलेंगे बच्चों, ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन होगा, ओवुलेटरी फेज कहलाएगा। ओवुलेशन के हो जाने से फिर ये ओवम बाहर आ गया इनटू द फैलोपियन ट्यूब, स्पर्म अगर आया तो फर्टिलाइजेशन होगी, वो बातें तो कल करेंगे। पर अगर अनमैरिड फीमेल है तो स्पर्म तो आएगा नहीं, स्पर्म नहीं आएगा तो ओवम डिजेनरेट होगा, ओवम डिजेनरेट होगा। बट ओवम डिजेनरेशन से पहले इतना सारा एंडोमेट्रियम बन गया था कि अब ये बना हुआ एंडोमेट्रियम कमजोर होगा, पहले वीक होगा। बना था एंडोमेट्रियम बाय द राइज ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन पर्टिकुलर, वो वीक भी होगा बाय द डिप्रिसिएशन इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन द बॉडी। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए ना आपकी बॉडी में हार्मोन की जांच की जाती है। कौन से हार्मोन की, प्रोजेस्टेरॉन की। आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा पाया जाना इज अ साइन कि आप प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल इजी मेथड्स टू हैव अ डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी दीज डेज। सिंपल यूरिन का एक ड्रॉप एक सर्टेन किट पे डाला जाएगा। आपकी बॉडी में अगर हार्मोन या प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, तो ये यूरिन में भी आएगा, क्योंकि ब्लड जाता है ना किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए, तो सर्टेन हार्मोन्स आपके यूरिन में भी मिलेंगे। और आपके यूरिन में अगर इतना सा भी प्रोजेस्टेरॉन है, मतलब आपको प्रेगनेंसी है, मतलब डिटेक्टेबल लेवल पे। अभी इतना प्रोजेस्टेरॉन जो एंडोमेट्रियम को बना रहा है ना, ये डिटेक्ट नहीं होगा, ये बहुत कम मात्रा में हुआ। अगर प्रेगनेंसी हो गई किसी को, मतलब ये जाइगोट डेवलप हो गया। अब ये जाइगोट डेवलप होकर डिवाइड होना चालू हो रहा है, मतलब 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल बन रहा है, मॉड्यूला बन गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो अब प्रोजेस्टेरॉन डाउन नहीं होगा। प्रोजेस्टेरॉन यहां बढ़ा था और हमने देखा ना कुछ दिनों में डाउन हो गया। प्रोजेस्टेरॉन का डाउन होना ये कारण था इस एंडोमेट्रियम के टूटने का, जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया। मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। बट अगर प्रेगनेंसी होगा तो फ्लो थोड़ी होगा, फिर तो ये जो एंडोमेट्रियम बना ये और स्ट्रांग होता चला जाएगा, ताकि बच्चे की डेवलपमेंट ढंग से हो पाए पूरे 9 मंथ्स तक। बात समझ आ रही है आपको? तो ये जो पूरा लॉन्ग ड्यूरेशन तक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होगा, उसमें प्रोजेस्टेरॉन इज गोइंग टू प्ले वेरी एसेंशियल रोल, और इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रेगनेंसी हार्मोन। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, जहां पे बात आएगी प्रेगनेंसी होती जब अगर हो जाती है, जैसे यहां तो नहीं हुई, तभी तो टूट गया ना एंडोमेट्रियम। अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा, कहां कहां पे क्या क्या स्टेजेस होंगे, कहां कहां पे कैसे कैसे डेवलपमेंट होकर के फिर पूरा जो ड्यूरेशन होगा प्रेगनेंसी का, उसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड।
एंड एंड ऑफ पुबर्टी एंड सॉरी एंड ऑफ प्रेगनेंसी को कहते हैं पार्चुरेशन. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी स्टफ्स टुमारो. तो मुमकिन है ये चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा. चलो, थैंक यू एवरीवन.